बच्चा बाड़ी कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है बायोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी साइंस पार्ट 2 के बेसिक के पार्ट 2 को। और आप सभी का स्वागत है वंस अगेन इस बेहतरीन सेशन के अंदर। बट स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे एक वादा करो और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप इस सेशन को एंड तक देख लेते हो तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप इस सेशन के एंड तक साइंस 2 के टीचर बन जाओगे। और आप मुझसे एक वादा करो कि आप इस सेशन को एंड तक देखोगे, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। राइट, पार्ट 1 को अपलोड हुए हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, अराउंड 1 वीक हो चुका है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी ने वो लेक्चर या फिर वो पार्ट 1 देख चुका होगा, इसलिए आप पार्ट 2 के ऊपर आए हो। राइट, हालांकि मैंने ब्रेक दिया था, बहुत लंबा ब्रेक हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग उस सेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर ही इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। और अगर कुछ बच्चों ने क्या बोल सकते हो कि सेशन नहीं देखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का पार्ट 2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, यानी कि सेशन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने क्लास 10 के बेसिक्स को बहुत ही ज़्यादा मैक्स करने वाले हैं, फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर ले जाने वाले हैं। और वो कैसे ले जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने जितनी भी क्लास 7, 8 और 9 के अंदर जितनी भी साइंस पढ़ी है, 7, 8 और 9 के अंदर जितनी भी साइंस पढ़ी है, उसको हम क्या करने वाले, कंपाइल करने वाले हैं और अपने क्लास 10 के बेसिक्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और साथ ही में अगर आप इतना भी कर लेते हो, अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ इस सेशन को भी देख लेते हो, तो आपके क्लास 10 के जितने भी साइंस 2 के अंदर चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे आप सभी के लिए। मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा हलवे तरीके से समझ में आएंगे, फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आएंगे। और सिर्फ आपके क्लास 10 के बेसिक्स कवर नहीं होंगे, साथ ही में आपके कवर हो जाएंगे 11th और 12th के भी बेसिक्स। क्योंकि आप सभी को पता है क्लास 10 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं करते, हम प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस की 11th क्लास के अंदर। यानी कि हम जब 11th क्लास के अंदर जाए तो हमें बहुत ज़्यादा बिग गैप हमें देखने को ना मिले। राइट, तो चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट 2 ऑफ द बेसिक्स ऑफ क्लास 10 साइंस 2 को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं, किसको कवर करने वाले सर? आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं सेल को। किसको कवर करने वाले हैं? सेल को कवर करने वाले हैं। अब आप सभी को पता है कि आपका साइंस 2 जो है वो सबसे ज़्यादा जो उसका जो मेजर पोर्शन है वो कवर करता है बायोलॉजी। कौन कवर करता है भाई? बायोलॉजी को कवर करता है। आपका साइंस 2 के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका है? बायोलॉजी का। तो जो बायोलॉजी है वो स्टार्ट होती है सेल से। बायोलॉजी को जो अगर हमको समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होता है सेल को, क्योंकि बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। क्या होती है बायोलॉजी? क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? सेल से बनता है। तो अगर हम सेल की स्टडी कर लेते हैं हम, तो पूरे के पूरे किसकी स्टडी कर लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेते हैं। और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बायोलॉजी की भी स्टडी कर लेते हैं। इसलिए अगर हमें क्या करना होता है, बायोलॉजी यानी कि साइंस 2 के कवर करना होता है बहुत ही मैक्स तरीके से या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो हमें सबसे पहले सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। राइट, अब इस सेशन के अंदर आपको क्या करना है, अपना दिमाग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से खोल कर रखना है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे सेशन के साथ साथ में, सर के साथ साथ में नोट्स बनाना है, तो भाई मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, नोट्स बिल्कुल मत बनाना। नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना मेरे साथ में, ठीक है? अगर तुम्हें नोट्स बनाना ही है तो इस सेशन के एंड में जाकर बना सकते हो, ठीक है? यानी कि सेशन को पूरा देख लो, उसके बाद में नोट्स बनाओ। राइट, या फिर साथ साथ में बनाना ही है तुम्हें, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार पूरा सेशन को देख लेना, एक बार पूरा का पूरा सेशन को देख लेना। उसके बाद में फिर जैसा कि तुम्हें लगता है कि सर यहाँ से मुझे नोट्स लेने हैं, तो फिर वापस से वीडियो देखकर वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। और वो भी नहीं करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को आज के सेशन की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। देखो, अगर तुमको साइंस 2 के अंदर डोमिनेट करना है तो तुम्हें ये टॉपिक तो समझना ही होगा, ठीक है? अगर कोई टीचर तुमको नहीं समझाता ये टॉपिक, तो भाई तुम इतना समझ लो कि इन फ्यूचर क्लास 10 के अंदर तुम रट्टा मार के तो पास हो जाओगे, बट 11th और 12th के अंदर तुम फंसोगे, और ऐसा फंसोगे कि तुम उस ट्रैप से निकल नहीं पाओगे, ठीक है? उससे अच्छा है कि यहाँ पर ही तुम 1 घंटा 2 घंटा बैठकर इस सेशन को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं सोच के नहीं आया हूँ कि ये सेशन कितना लंबा होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। राइट, तो चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी को पता है सेल क्या होता है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सेल का मतलब जो हमारा बैटरी में सेल लगता है, जो हमारे मोबाइल में सेल लगता है, वो होता है सेल। नहीं भाई, हम इलेक्ट्रिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी के सेल की। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। यहाँ पर हमारे अर्थ के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा है, राइट? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। बट हम बायोलॉजी के अंदर डील किससे करते हैं? हम डील करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लेकर। राइट, तो हम बायोलॉजी के अंदर किसको पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी हुई है उस सेल की बात करते हैं। इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं। राइट, तो देखो सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है भाई? सेल होता है। अब हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, इसको मेरी बात को ध्यान सुनना।
अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ढांचा देना, किसी भी चीज़ को ढांचा देना, या फिर किसी कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल हमारी जो घर है, हमारा जो घर है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? उसके ईंटें। अब देखो हमारा जो घर है उसको स्ट्रक्चर किसने दिया है? हमारे ईंटों ने दिया है। हमारे घर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे घर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किससे बनी हुई है? मेरे घर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? ईंटा है। उसी तरीके से मेरा जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है? सेल से बनी हुई होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखो, अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। आगे मैं तुमको लिख कर भी बताऊंगा कि क्या होता है सेल की डेफिनेशन। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलो। अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से कान लगाकर सुन लिया तो यूं ही क्लियर हो जाएगी तुम्हारी क्लास 10। ऐसे क्लियर करवा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? तो देखो, अब हम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है? फंक्शन कर रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? उसे फंक्शनल बोलते हैं, राइट? अब आप सभी को पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। तो अब जब हमारे ऑर्गन काम करेंगे तो हमारे सेल भी तो काम करेगा। जब हमारा ऑर्गन काम करेगा तब तो हमारा सेल भी तो काम कर रहा होगा ना। देखो, अगर सेल काम नहीं करेगा तो ऑर्गन काम नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा? सेल काम नहीं करेगा तो ऑर्गन भी काम नहीं करेगा, और ऑर्गन काम नहीं करेगा तो बॉडी भी फंक्शन नहीं करेगी। तो देखो, इसलिए हम क्या करते हैं? सेल को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर सेल काम करता है तो हमारे ऑर्गन काम करते हैं, और ऑर्गन काम करता है तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म काम करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये वही सेम चीज़ है जो अभी मैंने आपको वर्बली समझाया। अब मैं आपको रिटन फॉर्मेट में क्या बोल सकते हो? सब्जेक्टिव फॉर्म में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सेल, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं। अब सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसकी? लाइफ की। अब आप सभी को पता है लाइफ जो होती है, लाइफ किसके अंदर होती है भाई? लाइफ किसके अंदर होती है? 1 सेकेंड। लाइफ किसके अंदर होती है? लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, राइट? यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। इतनी बात क्लियर? अगर तुमको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई, अगर तुमको तुम्हारे दिमाग के अंदर ये स्टेटमेंट क्लियर है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी कितनी 50% बायोलॉजी ऐसे ही कवर हो जाएगी। ऐसे ऐसे सेल के बीच में अगर तुम्हें डिफरेंस पता चल गया, सेल क्या होता है ये तुम्हें पता चल गया, तुम्हारी 50% बायोलॉजी ऐसे ही खत्म हो जाती है। यानी कि 50% साइंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, राइट? तो चलो, अब हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको एक बार वापस से जान लेते हैं। तो देखो, सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली यूनिट, उनकी बॉडी जिससे भी बनी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल से बनी हुई सेल बोलते हैं। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, तो एक बार अपने ऊपर नजर डाल देना। अपने ऊपर क्या करना है? एक बार नजर डाल देना। आपकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब सेल से बॉडी कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इतनी बात क्लियर? क्लियर? इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये किससे बना हुआ है? देखो, ये ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है? ऑर्गन से बना हुआ है। ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? क्लियर। अब बात करते हैं सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? अब आप सभी को पता है फंक्शनल का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई ऐसी चीज जो क्या कर रही है? काम कर रही है। कोई ऐसी चीज जो क्या कर रही है? काम कर रही है। अब कोई भी चीज काम करती है तो उसको वो उसके अंदर के कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या होती है? फंक्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं अपना ईयरफोन।
ये ले लेता हूँ मैं अपना ईयरफोन। यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे को थोड़ा गौर से देखिए भाई। ये क्या है, मेरा ईयरफोन है। अब इसके अंदर का सर्किट अच्छे से काम करेगा, इसके अंदर का जो सर्किट है वो अगर अच्छे से काम करेगा तभी क्या होगा, ये ईयरफोन अच्छे से काम कर पाएगा। उसी तरीके से जो मेरी बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उसके अंदर का ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से काम करेगा। अब ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए, इसके लिए क्या होता है, ऑर्गन को अच्छे से काम करना होता है। अब ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए क्या होता है, टिश्यू को अच्छे से काम करना चाहिए। तब जाकर क्या होगा भाई, क्या होगा भाई बताओ। लाइट चली गई है, टेंशन मत लो, क्या होगा बताओ। तब क्या होगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वर्क करेगा। अब टिश्यू को अच्छे से वर्क करने के लिए क्या होता है, सेल को भी अच्छे से वर्क करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, सेल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर आपके थोड़े से बहुत मिथ तोड़ देता हूँ, ठीक है। अब कैमरा तो पूरा ब्लैक ही हो गया, तो मैं तो दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा, मुझे टेंशन नहीं है। बस तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलो, ठीक है। यहाँ पर टेंशन मत लो कि सर दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। तुमको सारी चीज़ समझ में आएगी, बस तुम सुनते हुए चलो और बोर्ड की तरफ ध्यान देते रहो, यानी कि स्क्रीन की तरफ ध्यान देते रहो, ठीक है। आप देखो, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर होता है। ऐसा सभी बच्चों को लगता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इनडायरेक्टली बोलना चाहूँ तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारे किसके अंदर होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है। वो कैसे होता है, ध्यान सुनना। अब देखो, हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो वो कहा जाता है हमारे पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जो खाना आया है उसको क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। और वो मॉलिक्यूल्स कहा जाते हैं हमारे सेल के अंदर जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कहा जाते हैं सेल के अंदर जाते हैं एनर्जी बनाने के लिए, राइट। हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर पढ़ेंगे या फिर 2 के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम होता है, यानी कि एनर्जी कैसे बनती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब वो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर जाते हैं तो वो हमारा सेल क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और उनसे एनर्जी बनाता है। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है उसका जो फंक्शन यूनिट है, अब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन कर रहा है वो एक्चुअल में कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। इसी की वजह से तुम्हारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो क्या करती है, पूरी की पूरी फंक्शन करती है। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो, हमने पार्ट 1 के अंदर क्या किया था, हमने पार्ट 1 के अंदर सीखा था कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है, जो जिंदा लिविंग सेल है, पहला लिविंग सेल कहाँ आया था, ओशियन के अंदर आया था। इसके बारे में बात की थी, कहाँ आया था, ओशियन के अंदर आया था। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उस लिविंग सेल को हम क्या बोल रहे थे, प्रिमिटिव सेल बोल रहे थे। उस लिविंग सेल को क्या बोल रहे थे, हम प्रिमिटिव सेल बोल रहे थे। अब ये जो प्रिमिटिव सेल है उसको आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या हुआ, समय के साथ साथ में इवॉल्व हुआ। वो क्या हुआ, समय के साथ साथ में इवॉल्व हुआ और क्या बन गया, क्या बन गया भाई, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया। और उसको क्या बोलते थे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल बोलते थे। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व होकर क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल बन गया। यानी कि इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास आज की तारीख में क्या है, 2 तरीके के सेल है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। पहला कौन सा सेल है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई है कि हमारे पास में क्या है आज की तारीख में, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो मैं तुम्हें बताता हूं आगे की तुम्हारी 90% बायोलॉजी ऐसे ही कवर हो जाएगी, ऐसे ही कवर हो जाएगी। कैसे कवर हो जाएगी भाई, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पूरी 90% बायोलॉजी जो है वो सेल के ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है सेल को, राइट। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब क्या हुआ, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था अपना, जो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व होगा किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इवॉल्व हो गया। अब कोई भी चीज जब इवॉल्व होती है, तो पहले से एज कंपेयर टू पहले, यानी कि पहले से ज्यादा कैसी होती है, इवॉल्व होती है। अब कोई भी चीज अगर मैं समय के साथ साथ में क्या होता हूँ, इवॉल्व होता हूँ। अगर मैं क्या होता हूँ, समय के साथ साथ में अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाता हूँ, तो मैं कैसा होगा, पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। अब जो मैं पहले काम नहीं कर पाता था वो भी कर पाऊंगा और सिंपल काम भी कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा मैं, जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, समझ लो एक बात, थोड़ा सा एक ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ तुम सभी को। अब क्या हुआ, मैं पड़ गया क्या हो गया, एक लड़की के प्यार में पड़ गया, ठीक है। अब मैं क्या हो गया, एक लड़की के प्यार में पड़ गया और क्या होगा, उसने मुझे धोखा दे दी, उसने मुझे क्या दे दी, धोखा दे दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जिम लगा लिया। उसने बाद में मैंने क्या किया, जिम लगा लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया, मेंटली भी स्ट्रांग बना लिया और फिजिकली भी स्ट्रांग बना लिया। अब क्या हुआ, फिर से मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। अब फिर से मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, तो इस बार क्या होगा, मेरा दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं क्या हो गया, मेंटली भी स्ट्रांग हो गया और फिजिकली भी स्ट्रांग हो गया।
अगर मैं इवॉल्व नहीं होता, अगर मैं उस टाइम पर जिम ज्वाइन नहीं करता तो क्या होता, मैं वापस से दिल तोड़ बैठता और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म कर बैठता, नस काट लेता, गली को फांसी लगा लेता। अगर ऐसा करता तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब होती, बट साथ साथ में क्या होती, मेरी फैमिली भी खराब हो जाती। इसीलिए क्या होता है, हमको इवॉल्व होना पड़ता है। उसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर अपना जो सेल है वो भी क्या हुआ, इवॉल्व हुआ समय के साथ साथ में और कन्वर्ट होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसने क्या किया, जिम लगा लिया। उसने क्या किया, अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसने क्या किया, जिम लगा लिया, देसी जिम लगाया भाई, देसी जिम लगाया और उसने अपने अंदर क्या कर लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस कर लिए जिनकी आज हमें स्टडी करनी है। ठीक है, और ये ऐसी चेंजेस है जो हमको लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक रूल रख रहा है जो आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि डार्विन्स थ्योरी पढ़ना है, जिसका जो लॉ है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि अगर तुम्हें क्या करना है, जिंदा रहना है, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करते रहना होगा। ये पूरा का पूरा प्योर लॉ है बायोलॉजी का। अब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के अंदर, वो क्या करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे। हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को समय के साथ साथ में क्या किए, इवॉल्व किए। हमने क्या किए, समय के साथ साथ में क्या कर दिया भाई, इवॉल्व करते चले गए। जिसकी वजह से क्या हो गए, हम पहले कैसे थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। हम कैसे थे, पहले बहुत ज्यादा सिंपल थे, फिर क्या हो गए, समय के साथ साथ में एडवांस हो गए। इसके कारण क्या कर पाते हैं, हम एडवांस होने के कारण हम सिंपल काम भी कर सकते हैं, जो बंदर कर सकता था वो भी कर सकते हैं। अब हम क्या हो गए, एडवांस हो गए, तो हम पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, पेड़ पर उल्टा लटक भी सकते हैं, राइट। हम फल तोड़ के खा भी सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं, राइट, फ्लाइट पे बैठ के उड़ ही सकते हैं ना। तो हम सिंपल काम भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अपना जो यूकैरियोटिक सेल होता है, उसी तरीके से अपना जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा होता है, एडवांस होता है और कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। और जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि क्या है, इवॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि हमारा जो पहला रूप था, हमारा जो ओल्ड वर्जन था वो क्या था, बेसिक था और सिंपल था, राइट। अब देखो, इतना मत समझना कि यूकैरियोटिक का ओल्ड वर्जन कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक का न्यू वर्जन कौन है, यूकैरियोटिक सेल है। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व होकर क्या बना है, इवॉल्व होकर एडवांस होकर क्या बन गया है, यूकैरियोटिक सेल बन गया है। अगर तुमने ये बात पकड़ ली कि प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक सेल बन गया, तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो तुमने 9th या फिर 8th के अंदर पढ़ा था, डार्विन क्या बोल सकते हो, आर एच विटाकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमिलिया, उसको इस तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा ना, उसको तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट करवा दूंगा। बस अगर तुमने ये चीज पकड़ ली कि प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होकर क्या बना है, यूकैरियोटिक सेल बना है। देखो अब यहाँ से क्या होगी, चीज़ें इंटर रिलेट करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से क्या करेगी, चीज़ें इंटर रिलेट करना स्टार्ट करेगी। इसलिए मेरी बातों को थोड़ा बहुत ध्यान से या फिर गौर से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे चेहरे के तरफ मत देखो, बस स्क्रीन की तरफ देखते चलो और बातों को सुनते हुए चलो। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इवॉल्व फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो कैसा था, बेसिक था और सिंपल था, राइट। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है, सिंपल है। तो ये कैसे तरीके के ऑर्गेनिज्म बनेगा, देखो सेल से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से क्या बनता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सिंपल तरीके के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सिंपल तरीके के ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म, प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिज्म। क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ, यस हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए वो क्या करता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। इतनी बात क्लियर। तो आज की तारीख में हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, आज की तारीख में हमने सिंपल ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया है, वो है अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं उनको हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनकर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर ना टिश्यू है, ना उसके अंदर ऑर्गन है, ना उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। अगर उसकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि वो खुद ही क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, खुद ही पूरा का पूरा एक सेल ही है। तो अगर इसका जो एग्जाम्पल होता है, वो होता है बैक्टीरिया। वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ बैक्टीरिया की। ये क्या है आपका, एक बैक्टीरिया है, ये क्या है आपका एक बैक्टीरिया है, ये क्या है आपका बैक्टीरिया है।
ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, खुद ही ये क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। ये कैसा होता है, एक सिंगल सेल होता है। ये क्या होता है, पूरा का पूरा सिंगल सेल होता है, यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, एक ही सेल से बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल की। अब देखो यूकेरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। देखो अब यूकेरियोटिक सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेल है। यूकेरियोटिक सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेल है। तो ये ऑर्गेनिजम्स भी कैसे बनाएगा, ऑर्गेनिजम्स भी कैसे बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यूकेरियोटिक सेल फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो यूकेरियोटिक सेल होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल खुद ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए कैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो आज की तारीख में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, आज की तारीख में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं। किसे बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम सभी को पता है हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और सेल क्या करता है, सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। अब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है। यानी कि क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल का गुच्छा होता है। यानी कि जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारे सेल के ग्रुप में आ जाने की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है। क्या बोला मैंने, देखो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। यानी कि जब बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, राइट। उससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनती है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो क्या हुआ है, बहुत सारे सेल जब है क्या हुए हैं, एक साथ आ गए हैं, बहुत सारे सेल ने जब ग्रुप बना लिया तब क्या हुआ, हमारी पूरी की पूरी एक बॉडी बनी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल में हम क्या है, जो हम एनिमल्स हैं, हम क्या है, एनिमल्स है। तो हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब किसी बच्चे को लगता होगा कि हम लोग एनिमल नहीं है, किसी बच्चे को लगता है कि हम लोग एनिमल नहीं है, हम लोग जानवर नहीं है। अगर आपको कोई बोलते हैं जानवर, अगर आपको कोई जानवर बोल दे तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर भड़क जाते हो। बट उसी जगह पर आपको कोई क्या बोलते हैं, शेर बोल दे तो आप तो बड़े खुश हो जाते हो। बट है तो दोनों जानवर ही ना, तो अब आप देख लो कि आपका IQ लेवल कितना है। देखो आप क्या हो, एक एनिमल हो, इसलिए आपको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इतनी बात क्लियर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर एनिमल्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं जो मल्टी सेलुलर है। साथ ही में क्या है, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जितनी भी फंगी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। यानी कि ये जितने एनिमल, प्लांट और फंगी है वो कैसे हैं, पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्या है, पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इतनी बात क्लियर। ओके, अब देखो, अब यूकेरियोटिक सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स तो है ही, इसलिए वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। बट साथ ही में क्या है भाई, एडवांस भी है। साथ ही में क्या है, एडवांस है। अब कोई भी एडवांस चीज़ जो होती है वो क्या कर सकती है, कैन डू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वर्क। अब जो कोई भी एडवांस चीज़ होती है वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स वर्क भी कर सकती है। क्या कर सकती है, कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकती है और सिंपल काम भी कर सकती है। तो अब मुझे बताओ, जो यूकेरियोटिक सेल होगा वो क्या सिंपल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, यस। क्योंकि क्या है, यूकेरियोटिक सेल जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो वो क्या कर सकता है, साथ ही में क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकता है बताओ, साथ ही में क्या कर सकता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी बना सकता है। अपना जो यूकेरियोटिक सेल होता है वो क्या करता है, साथ ही में सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी बना सकता है। क्या कर सकता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी बना सकता है।
राइट। तो यहाँ पर जो यूकेरियोटिक सेल जो होता है, यूकेरियोटिक सेल जो होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टार बना के लिख सकता हूँ मैं क्या, मैं यहाँ पर स्टार बना के लिख सकता हूँ यूकेरियोटिक सेल फॉर्म ऑल्सो फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिज्म। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपना यूकेरियोटिक सेल होता है वो क्या कर सकता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को भी बना सकता है। अब आप सभी को पता है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स को हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को आज की तारीख में क्या बोलते हैं भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है प्रोटिस्टा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है। यानी कि जितने भी प्रोटिस्टा होगी, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं तुम्हें, अमीबा, पैरामेशियम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटिस्टा कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, फिर बोल सकते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर क्या भाई। अगर तुमने ये स्लाइड को अच्छे से समझ लिया, तो मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा। आप सभी को मुबारक हो, आप सभी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या कर लिया, मास्टरी हासिल कर ली है। यानी कि आपने जो क्लास 7th या फिर 8th के अंदर या फिर 9th के अंदर जो आपने RH बिटाकर का क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसको आपने क्या कर लिया है, मास्टरी कर लिया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो एक बार अपनी क्लास 8 और 9th की एक बार आप किताबें खोल के देख लीजिए, आपको ये सेम चीज़ मिलेगी। बट से क्लास 8 या 9th के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। अब इस चीज़ को कोई भी आपको सेल से रिलेट करके नहीं पढ़ाएगा, जो कि एक्चुअल में सेल से रिलेटेड होती है। आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, वो बेस्ड है आपके सेल के ऊपर, यानी कि आपके जो सेल के टाइप है ना, उसके ऊपर बेस्ड है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको मैंने यहाँ पर आपको समझाया। अब किसी बच्चों को अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास क्या है, 2 तरीके के सेल होते हैं। सेल जो होते हैं हमारे पास क्या है, 2 तरीके के सेल प्रेजेंट है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व होकर क्या बना है, यूकैरियोटिक सेल बना है। क्या बना है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व होकर क्या बना है, यूकैरियोटिक सेल बना है। अब कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है तो वो कैसे होती है, एडवांस होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे होती है, इवॉल्व होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे होती है, एडवांस होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। अब यूकैरियोटिक सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो कैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो कैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है। और आज की तारीख में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल के मिलने की वजह से बने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या है, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो किससे बने हुए हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं, तो आपको बोलना है यस, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। अब अपना जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसा है, एडवांस भी है। तो एडवांस जो चीज़ होती है वो कैसे होती है, सिंपल भी काम कर सकती है और कॉम्प्लेक्स भी काम कर सकती है। तो अपना जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो ऑल्सो यानी कि क्या करता है, साथ साथ में सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी बनाता है। कैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म भी बनाता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसे कि प्रोटिस्टा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट जो उसका सेल जो होगा वो कैसा होगा, तो आपको क्या लिखना है, यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर, यानी कि वो जो बना होगा वो किससे बना होगा, यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ होगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की। अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, बेसिक होता है और सिंपल होता है। अब बेसिक चीज़ तो एडवांस काम नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, बट वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल काम कर सकता है। कोई भी बेसिक चीज़ क्या करती है, सिंपल काम करती है। इसलिए अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसे काम करता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है, जिनको हम आज की तारीख में सिंपल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, उन वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया क्या है, खुद ही में एक पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है, जो यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक सेल से बनी हुई होती है, जिसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इतनी बात क्लियर।
तो अभी जो आपने क्लास 8 या फिर 9 के अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर क्या किया गया था, आपके जो आर.एच. विटाकर सर थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे अर्थ के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है हमारे अर्थ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको कैटेगराइज किया था किसके अंदर, दो ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल के बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, यानी कि टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यानी कि जो आर.एच. विटाकर थे, उन्होंने किसके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया था, सेल के बेसिस पर डिवाइड किया था, किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किससे बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया बनाएगा। अब जो बैक्टीरिया होता है ना, अब जो बैक्टीरिया होता है, वन सेकेंड, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। अब किसी बच्चे को ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब नहीं पता, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान सुनना। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ऐसा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों की मदद लेते हैं। जैसे कि हम लोग, अब हम लोग जो होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो आप बोलोगे सर हम अपना खाना तो खुद से बनाते हैं, हमारी जो मम्मी होती है वो क्या करती है, खुद से हमारा घर पे खाना बनाती है, राईट, सब्जी लाती है, भाजी लाती है, उससे क्या करती है, खाना बनवते। आमची मम्मी जी आहे ते आमच्या घरी खुदच खाना बनवते, ऐसा बोलोगे ना आप। बट भाई तो जो तुम खाना बना रहे हो वो किसका ले रहे हो, यानी कि अब तुम सब्जी भाजी ला रहे हो तो तुम एनिमल के ऊपर डिपेंड हो, तुम या तो मीट खाते होगे, तुम या तो मटन खाते होगे, राइट। तो तुम किसके ऊपर डिपेंड हो, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो, राइट। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम किसके ऊपर डिपेंड हो, सब्जी भाजी पर डिपेंड हो। तो सब्जी भाजी जो है वो क्या करती है, अपना खाना खुद तो बना लेती है। अब प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो तुम जो बैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद से भी बना सकता है, और हेटेरोट्रॉपिक होता है यानी कि दूसरों से उधार भी ले सकता है। इतनी बात क्लियर। जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्लिप पार्ट का यूज़ किया आपको अच्छा दिखाने के लिए, राइट। इतनी बात क्लियर। अब जो यूकैरियोटिक सेल होता है, अपना जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा होता है, एडवांस भी होता है और कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसलिए वो कैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बनाता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। ये भी कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आपका पैरामीशियम, एमीबा और यूग्लिना। अब यहाँ पर मैंने 3 ही एग्जांपल ऐड किए हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके जो बुक के अंदर है चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इनका एक बार वापस से बोलूँगा कि देखो यार, हमने प्रोटिस्टा के अंदर देखा था कि पैरामीशियम भी होता है, अमीबा भी होता है और यूग्लिना भी होता है। तो इसको एक बार ध्यान से समझ के रखना कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है और यूग्लिना आता है। इतनी बात क्लियर। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में धूल उड़ा दिया जाए भाई। क्या उड़ा दिया जाए, धूल उड़ा दी जाए। धूल कैसे उड़ाओगे, कमेंट में धूल उड़ा के, राइट। अब मैंने बताया था तुम्हें कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म बनाएगा, यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर नहीं होता सर। यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो कैसे बनाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे सेल जिनके ऊपर सेल वॉल होती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। अब हमारी जो बॉडी है उनके अंदर जो सेल है उसकी जो हमारी जो, देखो मुझे सर्दी हो गई है, ध्यान सुनना, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। हमारे बॉडी के सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हम क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। यानी कि मैं क्या हूँ, एक एनिमल हूँ। मैं क्या हूँ, एक एनिमल हूँ। इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके सेल के ऊपर सेल वॉल होती है और वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, वो है भाई आपका प्लांट। यानी कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और फंगी जो होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। बस इतनी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भी नहीं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भी नहीं। ये चीज़ आपको 11th के अंदर भी पढ़नी है, 12th के अंदर पढ़नी है। इतनी बार चीज़ें पढ़ लोगे ना, देखो क्लास 10 के अंदर तुम ये जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी स्लाइड तुमको 10 बार एक्सप्लेन करूँगा मैं क्लास 10 के अंदर,
राइट। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिमाग की कसरत कर लेते हैं भाई, अब इतनी चीज़ पढ़ लिए है तो थोड़ा दिमाग की कसरत कर लिया जाए। तो अब मुझे बताओ, अपना जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसे हम क्या बोल रहे थे? हमारा जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसे हम क्या बोल रहे थे? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसे हम क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे थे, राइट। अब मुझे बताओ, जो अपना फंगी है, अपना जो फंगी है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? अपना जो फंगी है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है? यहाँ पर क्या हो गया भाई? लगता है स्क्रीन ग्लिच खा रही है, स्क्रीन लगता है मुझे ग्लिच हो रहा है। एक सेकेंड, हेलो 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 भाई, आगे पीछे हो जा, कुछ हो जा, क्या हो रहा है? सेकेंड, कुछ तो हो गया है यहाँ पर, कुछ तो हो गया है। 1 सेकेंड, मैं जो थोड़ा सा कैमरा चेक करने लगा। तो चलो अब सब ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था कैमरा के, क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ग्लिच हो गया था। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो मुझे बताओ, अपना जो फंगी है, अपना जो फंगी है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है या फिर यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है? तो अपना जो फंगी होता है, अपना जो फंगी होता है वो कैसा होता है भाई? मल्टी सेलुलर होता है। और कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब जितने भी फंगी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर नहीं होते। जितने भी फंगी है वो सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर नहीं होते। कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो क्या होता है, जितने भी फंगी होते हैं, तो यहाँ पर ट्रू आएगा क्या फॉल्स आएगा बताओ? यानी कि ऑल फंगीज आर मल्टी सेलुलर। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब देखो, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, जितने भी फंगी होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर नहीं होते। कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो अपना जो यीस्ट होता है, अपना जो यीस्ट होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक फंगी होता है। और वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अब ये जो यीस्ट होता है इसको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? फर्मेंटेशन ऑफ फूड के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि फूड को फर्मेंट करने में यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसा यीस्ट जिसका हम यूज़ करते हैं इडली डोसा बनाने के लिए या फिर ब्रेड्स बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। और ऐसा यीस्ट, ऐसा फंगी जिससे हम दारू बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी कहाँ पर? माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स वाले जो आपका चैप्टर है, माइक्रोब्स वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी, जो को मैं यहीं पर कवर करवा दें, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपना जो यीस्ट होता है वो मल्टी सेलुलर नहीं होता। वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। क्या बोलते हो? यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर नहीं होता। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और यूकैरियोटिक फंगी होता है। उसका ही हम यूज़ किस लिए करते हैं? बेकरी में यूज़ करते हैं और दारू बनाने के लिए करते हैं। इसलिए हम उसे कैसे बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं और बीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, जिससे कि अल्कोहल बनती है और फर्मेंटेशन से क्या बनती है? फूड बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है? एक जिंदा यीस्ट है। ये क्या है? एक जिंदा यीस्ट है, जिससे क्या बनता है? आपका दारू भी बनता है और आपका ब्रेड भी बनता है। इतनी बात क्लियर? क्लियर क्लियर है क्या भाई? एक बार कमेंट बताओ। मेरी थोड़ी सर्दी है भाई, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो 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 यहाँ पर देखो, अपना जो फंगी है, अपना जो 1 सेकेंड भाई, अपना जो, अबे क्या हो रहा है? रूट अलाउ। अपना जो फंगी है वो कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक है। और कैसा है? मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जो अपना फंगी होता है, यानी कि सारे के सारे फंगी जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ये बात स्टेटमेंट गलत होती है। क्योंकि जो अपना यीस्ट है, अभी हमने देखा, अपना जो यीस्ट है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अपना जो यीस्ट है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है भाई? बैक्टीरिया होता है सर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। उसी तरीके से अपना प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। क्या नहीं होता है? मल्टी सेलुलर नहीं होता। कैसा होता है भाई? 1 सेकेंड, कैसा होता है बताओ, कमेंट में बताओ। मल्टी सेलुलर होता है क्या? प्रोटिस्टा कैसा होता है? प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होता है। इतनी मतलब अब एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। उसी तरीके से अपना प्लांट जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या? इतनी बात क्लियर हो गई है क्या भाई? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुमसे ये सवाल बन रहे हैं ना, तो
मैं समझूंगा कि तुमको सारा ऊपर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये स्लाइड भी क्लियर है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये स्लाइड भी क्लियर है, तो तुम्हें ये स्लाइड समझने की घंटा जरूरत नहीं है। सीधे बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में, अगर तुमको ये समझ में आ गया है, तो इसका यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ रटने की घंटा जरूरत नहीं है। सही बात।